देखिए, निम्नलिखित की बात करते हैं। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो ये करने के लिए क्या करना होगा? पहले आपको चारों का डेट निर्धारित करना होगा, तभी आप इसे सजा सकते हैं। अब है कि वुड्स का एजुकेशन डिस्पैच, इसका समय क्या है? इसका समय 1854 ईस्वी। अब देखो, मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन, इसका समय क्या है? 1835 ईस्वी। द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट, इसका समय क्या है? 1944 ईस्वी। इंडियन एजुकेशन यानी हंटर कमीशन, इसका समय क्या है? 1882 ईस्वी। अब यहाँ पर मिलाना है। अब देखिए क्या होता है। और 1800 क्या होगा यहाँ पर? 1835 2। फिर 1800 2 1 2 1 4 4 फिर 3। इसका सही आंसर 1 होगा। अब हम देखते हैं वुड का एजुकेशन डिस्पैच, यानी लॉर्ड डलहौजी के समय में 1854 ईस्वी में वुड्स डिस्पैच एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट के तहत मुंबई, मद्रास एवं कलकत्ता में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई 1857 ईस्वी में। आपसे पूछा लॉर्ड डलहौजी के समय में। देखें यहाँ पर किसके समय में? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड डलहौजी के समय में 1854 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में वुड्स डिस्पैच एक्ट, वुड्स डिस्पैच एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट के तहत क्या 1857 ईस्वी में कहाँ? तो मुंबई इस एक्ट का था 1857 से मुंबई, मद्रास एवं कलकत्ता में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। यानी कि वुड्स डिस्पैच एक्ट कब पारित किया गया था? 1854 ईस्वी में। और इस एक्ट के तहत कब? 1857 ईस्वी में। कहा मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कब? 1857 ईस्वी में। यहाँ देखो, मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन 1855। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में मैकाले की सिफारिश पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था 1835 ईस्वी में। अब देखें, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में, लॉर्ड विलियम बेंटिंग समय में किसके? मैकाले की सिफारिश पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। कब? 1835 ईस्वी में। देखिए, द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट कब हुआ था? 1944 ईस्वी में। और इस रिपोर्ट के तहत क्या चीज़ पर बल दिया गया? अनिवार्य शिक्षा को लागू करने पर बल दिया गया। अब यहाँ देखिए, इंडियन एजुकेशन हंटर कमीशन यह किसके समय में आया था? तो किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। इस प्रकार हंटर कमीशन प्रकाश में कब आया था? 1882 ईस्वी में। हंटर कमीशन का संबंध किससे है? प्राथमिक शिक्षा। किस पर बल दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया। किस पर? प्राथमिक शिक्षा। आइए, बहत्तर माइए। 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक, 25 वर्ष की आयु में
सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की अवस्था में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एवं देशभक्त, जिसे महात्मा गांधी ने अपना गुरु माना। इन शब्दों में एक जीवनीकार ने वर्णन किया, उसका क्या नाम है? नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। हम देखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले की बात करते हैं तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से दक्षिण अफ्रीका की धरती पर हुई थी। गोपाल कृष्ण गोखले को हम भारत के हीरा के नाम जानते हैं। 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था और इसी अधिवेशन में स्वदेशी संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में पूना में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। अब को यहाँ पर देखिए, अब आपसे यहाँ पर क्या रहेगा, पूछेगा कि महात्मा गांधी को कहाँ, महात्मा गांधी को गोपाल कृष्ण गोखले से मुलाकात कहाँ हुई थी? तो दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। पूछेगा गोपाल कृष्ण गोखले को किस नाम जानते हैं? इन्हें हम भारत के हीरा के नाम जानते हैं। पूछेगा गोपाल कृष्ण गोखले ने किस अधिवेशन में? 1905 के कौन सा अधिवेशन? बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। इसी अधिवेशन में क्या हुआ था? स्वदेशी संबंधित, स्वदेशी से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था, पारित किया गया था। अब देखो गोपाल कृष्ण गोखले ने कब? 1905 ईस्वी में। कहाँ? तो पूना में। क्या? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की, इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। यहाँ पर देखिए पंडित मदन मोहन मालवीय की जब हम बात करते हैं तो एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में सामने आया था। अब देखें एनी बेसेंट ने 18 कब? तो 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था, जो कब? 1916 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में? मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में, मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में, विश्वविद्यालय के रूप में सामने आया था। अब यहाँ पर महादेव गोविंद रानाडे की बात करते हैं तो महादेव गोविंद रानाडे की जब हम बात करते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? तो महादेव गोविंद रानाडे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु का नाम महादेव गोविंद रानाडे था। अब महादेव गोविंद रानाडे को क्या कहा गया? इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया, इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया। ठीक ना? अरे बोर्ड पर जगह नहीं रहता, कथी लिखे हैं? हाँ, लेखक नहीं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। आ जाए, चलो यहां पर अब देखिए
लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। हम देखते क्या है कि लॉर्ड बेलेजली का शासनकाल जो था सहायक संधि के लिए प्रसिद्ध था। सहायक संधि को प्रारंभ करने का श्रेय फ्रांसीसी गवर्नर लॉर्ड डुप्ले को जाता है, लेकिन भारत में सहायक संधि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय अंग्रेज लॉर्ड बेलेजली को जाता है। सहायक संधि के तहत जो देसी राज अंग्रेज साथ सहायक संधि करता था, अगर उस देसी राज पर कोई बाहरी आक्रमण होता है तो अंग्रेज ऐसे देसी राज को सुरक्षा प्रदान करता था, लेकिन सहायक संधि करने वाले देसी राज्य को अपने राज्य का महत्वपूर्ण भाग अंग्रेज को देना होता था और अंग्रेजी सेना का खर्चा उठाना होता था। सहायक संधि के तहत अंग्रेज देसी राज्य को इस कदर कमजोर कर दिया कि उनमें ताकत नहीं रह गई अंग्रेज सरकार अंग्रेज के खिलाफ कुछ बोल सके। आवश्यकता पड़ने पर अंग्रेज एक एक करके देसी राज को अंग्रेजी राज में मिलाता चला गया और पूरे भारत में छा गया। अंग्रेज साथ सहायक संधि करने वाला पहला देसी राज हैदराबाद का निजाम था। कौन था? हैदराबाद का निजाम था। कब किया? तो 1798 ईस्वी में। तो 1799 ईस्वी में कौन किया था? 1799 ईस्वी में तंजौर एवं मैसूर जैसे राज ने अंग्रेज साथ सहायक संधि की। तो 1801 ईस्वी में अवध जैसे राज ने अंग्रेज साथ सहायक संधि की। तो 1802 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेज साथ सहायक संधि की, और इस संधि को हम बेसिन के संधि के नाम जानते हैं। इसे हम बेसिन की संधि के नाम जानते हैं। और इस संधि के तहत अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपनी स्वतंत्रता समाप्त कर दिया था। तो 1803 ईस्वी में बरार के भोसले ने अंग्रेज साथ सहायक संधि की। तो 1804 ईस्वी में सिंधिया ने अंग्रेज साथ सहायक संधि की। कृष्णा कुमार यादव, आपको हम पहचान रहे हैं। कृष्णा कुमार यादव, हम आपको पहचान रहे हैं, ठीक ना? आइए इधर देखिए, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो कौन कहलाता है? राजा राममोहन राय। और राजा राममोहन राय को जब हम बात करते हैं तो राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत एवं नव प्रातःकालीन तारा के नाम जानते हैं। राजा राममोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी बंगाल के राधा नगर में हुआ था। राजा राममोहन राय को उत्तराधिकार के रूप में राय की उपाधि दी गई थी। तो राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने प्रदान किया था। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का पिता था। राजा राममोहन ने सर्वप्रथम 1815 ईस्वी में कोलकाता की धरती पर आत्मीय सभा की स्थापना की। तो राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की और इसके जरिए उन्होंने सती प्रथा जैसे सामाजिक हिसाब का विरोध किया था। राजा राममोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया और यह कानून सर्वप्रथम बंगाल की धरती पर लागू हुई थी। अब देखिए यहाँ पर आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा कि राजा राममोहन राय का जन्म कब हुआ था? 1772 ईस्वी में। कहाँ? तो बंगाल के कहाँ? राधानगर। राजा राममोहन राय को उत्तराधिकार के रूप में कौन सी उपाधि दी गई थी? राय। राजा राममोहन राय की राजा की उपाधि किसने दिया था? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय। ये मुगल बादशाह अकबर द्वितीय कौन था? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का पिता था। बहादुर शाह जफर का पिता था।
अब देखिए यहाँ पर विवेकानंद की बात करते हैं। विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 ईस्वी को। विवेकानंद की याद में प्रत्येक बार 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने 1887 ईस्वी में कलकत्ता के समीप वारानगर में एक मठ की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में विश्व सर्वधर्म सम्मेलन भाग लेने के लिए अमेरिका स्थित शिकागो गए थे। स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। वेदांत सोसाइटी की स्थापना की कहाँ? तो न्यूयॉर्क में। स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में क्या था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु कब हुई थी? 1902 ईस्वी में। कितने? 39 वर्ष की अवस्था में। 39 वर्ष की अवस्था में। अब यहाँ पर देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की जब हम बात करते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर के 1913 ईस्वी में उनकी किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार मिला था। आइए यहां पर देखिए क्या है। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपादन के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? तो दक्षिण अफ्रीका 1903। और इसके तहत ट्रस्टीशिप इस सिद्धांत के तहत इसका मुख्य उद्देश्य था समाज के हर वर्ग का उत्थान हो। याद रखना है। प्रश्न यह है गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? दक्षिण अफ्रीका 1903। और इस सिद्धांत जिसके इसका मकसद समाज के हर वर्ग का उत्थान करना था। याद रखना है। महात्मा गांधी ने कहा? तो दक्षिण अफ्रीका के कहा? नेटाल प्रांत में क्या किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लाहौर प्रस्ताव फजलुल उल हक सही है। पीर रिपोर्ट राजा मोहम्मद मेहदी यह भी सही है। जनता की योजना विनोबा भावे गलत है। यह जनता की योजना किसका है? M.N. राय का है। किसका? M.N. राय। अब ये लाहौर प्रस्ताव कब प्रकाश में आया था? तो 1940 ईस्वी में। और लाहौर प्रस्ताव को हम पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम जानते हैं। इस प्रस्ताव के तहत पहली बार पाकिस्तान की नींव रखने की जन्म हुई थी। पाकिस्तान के नींव रखने की जन्म हुई थी। याद रखना है। यह लाहौर प्रस्ताव कब प्रकाश में आया था? 1940 ईस्वी में। लाहौर प्रस्ताव को हम किस नाम जानते हैं? इसे हम पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम जानते हैं। इस प्रस्ताव के तहत पहली बार क्या हुआ था? पाकिस्तान की नींव रखने की जन्म हुई थी। अब यहाँ पर देखिए पीर रिपोर्ट कब प्रकाश में आया था? तो 1938 ईस्वी में। और ये किससे संबंधित रिपोर्ट है? कांग्रेस शासित प्रदेश में मुसलमानों पर होने वाले अत्याचार का एक विवरण है। और ये पीर रिपोर्ट जो होता है ये प्रकाश में आया 1940 ईस्वी में। इस रिपोर्ट में कांग्रेस शासित प्रदेशों में
प्रदेशों में मुसलमानों पर हुए अत्याचार का विवरण है। देखिए, भारतीय जल सेना अधिनियम कब? 1970 सविनय 1930। सांप्रदायिक निर्णय, यह प्रकाश कब आया था? और यह आया था कब? तो 1932 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में। अब यहाँ पर मुख्य रूप से सांप्रदायिक निर्णय की बात करते हैं तो याद रखना है कि हम देखते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 ईस्वी को सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा की। और इसके तहत क्या हुआ? इसके तहत क्या हुआ? हिंदुओं से पृथक मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। और क्या हुआ था? गांधी और अंबेडकर के बीच कब? तो गांधी और अंबेडकर के बीच 26 सितंबर, कहीं कहीं मिलेगा 24 सितंबर भी, 26 सितंबर 1932 ईस्वी को जो समझौता हुई, इसे क्या नाम जानते हैं? इसे पूना समझौता के नाम जानते हैं। और पूना समझौता के तहत क्या हुआ था? पूना समझौता के तहत क्या हुआ था? हिंदुओं से पृथक, पूना समझौता के तहत हिंदुओं से पृथक हरिजनों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार हम कहना ये चाहते हैं, आप देखते हैं क्या है यहाँ, हम देखते हैं क्या है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 ईस्वी को सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा की। और सांप्रदायिक निर्वाचन के तहत हिंदुओं से पृथक हरिजनों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। और सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा के समय महात्मा गांधी पूना के यरवदा जेल में बंद थे। गांधी और अंबेडकर के बीच 26 सितंबर 1932 ईस्वी जो समझौता हुई, इसे हम पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम जानते हैं। और इस समझौता के तहत हिंदुओं से पृथक हरिजनों के लिए अलग निर्वाचन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया, तो वहीं संयुक्त निर्वाचन की मांग को स्वीकार किया गया। आइए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में डिक्री बर्ड प्लान संबंधित है। और ये प्लान किससे संबंधित है? तो ये है भारत विभाजन से। और इस प्लान के जन्मदाता कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने इस बात की घोषणा की थी जून 1948 से पहले भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर भारत आया और 3 जून 1947 ईस्वी को जो योजना प्रस्तुत की, इसे हम लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम जानते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन योजना को ही हम 3 जून योजना के नाम जानते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन योजना ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित होते ही भारत को आज़ादी मिली और पाकिस्तान नामक एक नए देश का निर्माण हुआ। आसिफ जा दिन भर में आदमी पढ़ता ही रहता है, अब कोई फ्रेंड मिल जाता है तो बात ही हो जाती है, इसमें क्या। आसिफ नवाज यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, आराम से आप पढ़िए, फालतू मैसेज आप मत कीजिए।
ये मत समझिए कि हम कुछ भी मैसेज कर देंगे हमें कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, ये गलत बात है। चलिए जो मैसेज अब लिखे हैं चीजें टोटल को डिलीट कीजिए आप। आइए यहाँ पर देखें, यहाँ पर कौन था, ब्रिटिश प्रधानमंत्री देखना है। और देखिए यहाँ पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्या नाम था, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने इस बात की घोषणा की थी क्या, जून 1948 से पहले, जून 1948 से पहले क्या किया जाएगा, भारत को आजाद कर दिया जाएगा। इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए कौन आया था, इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय बनकर भारत आया था। और फिर क्या हुआ, इसने 3 जून 1947 को जो योजना प्रस्तुत किया उसे हम किस नाम जानते हैं, उसे हम लॉर्ड माउंटबेटन योजना एवं 3 जून योजना के नाम जानते हैं। और यह योजना ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित होते ही भारत को आज़ादी मिली और पाकिस्तान नामक नए देश का निर्माण हुआ, याद रखना है। और ये जो है डिक्री बर्ड प्लान, ये किससे संबंधित है, भारत विभाजन से। यह प्लान किसने दिया था, तो लॉर्ड माउंटबेटन दिया था, लॉर्ड माउंटबेटन। आइए यहाँ पर, यहाँ देखिए, फ्री हिंदुस्तान पत्र का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था, और इसका सही किया होगा तो तारकनाथ दास। वीरेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने, देखो वीरेंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था, युगांतर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, जिसका संबंध किससे था, जिसका संबंध क्रांति से था। देखिए यहाँ पर वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय यह किस पत्रिका का प्रकाशन किया था, तलवार का प्रकाशन किया था। यहाँ देखिए, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है, ये संवैधानिक सुधार से है। 1919 में जो एक्ट पारित किया गया था इसे हम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम जानते हैं। इस एक्ट के तहत प्रांत में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। और द्वैध शासन उस शासन को कहा गया जब शासन की सुविधा के लिए शासन को 2 भागों में बांट दिया जाए। लेकिन 1935 के अधिनियम के तहत प्रांत से द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई और प्रांत को प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। अब देखिए 1919 के एक्ट को क्या कहते हैं, देखते जाए। 1919 के एक्ट को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम जानते हैं। इस एक्ट के तहत क्या हुआ था, प्रांत में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। 1935 के एक्ट के तहत क्या हुआ था, प्रांत से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। और कहाँ द्वैध शासन स्थापित किया गया था, केंद्र में। कहाँ किया गया, केंद्र में। 1935 के एक्ट के तहत क्या किया गया था, 1935 एक्ट के तहत प्रांत को प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान किया गया था।
प्रांतीय स्वायत्ता प्रदान किया गया था। आइए यहाँ पर चर्चित पुस्तक बिहार बढ़कर रहेगा, इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा थे। अब है श्री कृष्ण सिंह की पुस्तक कई थे और उनकी एक पुस्तक है महावली, महावली याद रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक का एक है इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना का नाम है। आप आइए यहाँ पर अब देखें 1923 से 1933 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण है। क्या कारण है? और गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया था? तो देखिए यहाँ पर 5 फरवरी 1922 ईस्वी को कौन सा कांड हुआ था? चौरी चौरा नामक कांड हुआ था। ये चौरी चौरा जगह कहाँ है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। और इस प्रकार 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक कांड हुआ और इसके बाद ही महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया और असहयोग आंदोलन को बारदोली प्रस्ताव के तहत, बारदोली प्रस्ताव के तहत स्थगित कर दिया गया। तो इस प्रकार बारदोली प्रस्ताव तहत का 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। देखिए यहाँ पर SST प्लस GS है, ये ऑफर बैच चल रहा है। अगर आपको लगता है लेना चाहिए तो ले लो, अब नहीं लेने की इच्छा मत लो। देखो 1937 ईस्वी के प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव में कांग्रेस को कितने प्रांत में बहुमत प्राप्त हुई थी? तो 5 प्रांत में। अब देखें यहाँ 5 प्रांत में, और 5 प्रांत में बहुमत प्राप्त हुई थी। वह 5 प्रांत में कौन कौन? तो नंबर 1 बिहार, नंबर 2 संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, नंबर 3 मध्य प्रांत एवं बरार, नंबर 4 उड़ीसा, नंबर 5 मद्रास। ये बहुमत मिला था। 1935 के एक्ट के तहत भारतीयों को प्रांतीय शासन प्रबंध का, हम देखते हैं 1935 के अधिनियम के तहत भारतीयों को प्रांतीय शासन प्रबंध का अधिकार दिया गया था। 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिस चुनाव में कांग्रेस ने 7 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा किस अधिनियम के तहत? 1935 के अधिनियम के तहत, 1935 के अधिनियम के तहत। कब? तो 1937 ईस्वी में क्या हुआ था? प्रांतीय विधानसभा का, प्रांतीय विधानसभा का सभा का गठन किया गया। 1935 के अधिनियम के तहत 1935 में प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ। इस चुनाव में कितना? इस चुनाव में कांग्रेस ने 7 प्रांतों में सरकार बनाई, 7 प्रांत में। और कितने प्रांत में स्पष्ट बहुमत आया था? स्पष्ट बहुमत कितने प्रांतों में स्पष्ट बहुमत आया था? तो 5 प्रांत में, 5 प्रांत। आइए देखिए, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। अनहैप्पी इंडिया कौन लिखा? गलत है। दुर्गेश नंदिनी, बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडिया विंस फ्रीडम की अबुल कलाम, सही है।
अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा था? तो लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय। आइए अब देखिए यहां पर, देखिए 1793 की अस्थाई भूमि बंदोबस्त के द्वारा भूस्वामित्व किसको मिला था? किसको मिला था? 23 से अब देखिए इसका क्या सही आंसर होगा? जमींदारों को। हम देखते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस समय में 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्ती प्रथा प्रारंभ किया गया था। अस्थाई बंदोबस्ती प्रथा को हम जमींदारी प्रथा के नाम जानते हैं, इसे सूर्यास्त कानून के नाम से भी जानते हैं, इससे हम स्तंभदारी प्रथा के नाम जानते हैं। और इस प्रथा के तहत जमीन का मालिक जमींदार को माना गया था। अब देखें यहाँ पर किसके समय में? लॉर्ड कॉर्नवालिस समय में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, कॉर्नवालिस समय में कम 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्ती प्रथा प्रारंभ किया गया। इस प्रथा को क्या कहते हैं? जमींदारी प्रथा। इसे क्या कहते हैं? सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त कानून। इसे हम स्तंभदारी प्रथा का नाम जानते हैं। इस प्रथा जमीन का मालिक किसको माना गया था? जमींदार को। अब यहां देखिए, निम्नलिखित का मेल कीजिए। मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला? ग्रेट बाथ। हड़प्पा से क्या मिला है? स्टैचू ऑफ प्रीस्ट, मतलब पुजारी का सर। कालीबंगा से क्या मिला है? कालीबंगा से क्या मिला है? हल के चिन्ह। लोथल से क्या मिला है? पतन मिला है। अब इसको मिलाइए। 1 का 4, 1 का 4, 2 का 1, 3 का 3, 4 का 2। सही आंसर ए होता है। आइए, गाय किस काल में महत्वपूर्ण स्वरूप धन का था? किस काल में? 23 आंसर का जवाब दे। 23 से 23 प्रश्न का जवाब दे। अब देखिए यहां पर ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में, याद रखना है इसका सही आंसर है गाय। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। और उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या होगा? कृषि। उस समय धन का आधार क्या थी? गाय थी। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता थी। तो ऋग्वैदिक काल प्रारंभ में आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन, तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया। ऋग्वैदिक काल में गाय का सबसे महत्वपूर्ण, मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। ये धन का स्वरूप था और जिसके पास जितने होते थे गाय वह उतने धनवान माने जाते थे। और यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। एक ग्रामीण सभ्यता थी। हम देखते हैं ऋग्वेद में एक ही अनाज का उल्लेख मिलता है जिसका नाम जौ है। और जौ के लिए कौन शब्द आया है? यौ शब्द आया है। उत्तर वैदिक काल में यौ शब्द आया। ऋग्वेद में एक ही आभूषण के विषय में जानकारी मिलती है जिसका नाम क्या है? निष्क।
ऋग्वेद में एक ही आभूषण विषय में जानकारी जिसका नाम निष्क। निष्क क्या है? गले में पहना जाने वाला, गले में पहना जाने वाला सोने का हार था। देखिए, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? तो आइए, वे पहले तीर्थंकर और जैन मत के संस्थापक थे। गलत है। पहले तीर्थंकर और संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। ऋषभदेव, ठीक ना? वे 23वें तीर्थंकर थे, जबकि पहले 22वें तीर्थंकर पौराणिक माने गए। गलत है। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ वे अंतिम और 24 तीर्थंकर थे जिन्हें इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना जाता, बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना जाता। सही आंसर होगा सी। इसका सही आंसर होगा सी। आइए, ईसा पूर्व 300 के आसपास नगरीकरण के कारण जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई थी। निम्नलिखित नगरों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से आरोही क्रम, घटते हुए क्रम में संयोजित कीजिए। और इसका क्या होगा? पाटलिपुत्र और मथुरा। 2 और 3, और 2 और 3 किस में है? सी। सही आंसर मारना है सी। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था कौन? कुषाण ने किया था। याद रखना है, याद रखना। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का किस काल में चला था? हिंद यवन काल में। और हिंद यवन को क्या कहते हैं हम? इसे हम इंडो ग्रीक कहते हैं। इंडो ग्रीक। तो भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलाया। सोने का सिक्का। भारत में सबसे अधिक शुद्ध सोना का सिक्का, सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का, सोने का सिक्का किस काम चलाया गया? तो कुषाण काल में। भारत में सबसे अधिक सोने का सिक्का, सबसे अधिक सोने का सिक्का, सोने का सिक्का किस काल में? गुप्त काल में। गुप्त काल। अब देखें, निम्नलिखित में से किस अभिलेख शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? किसमें मिलता है? तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। गुप्त राजा भानुगुप्त के एरन अभिलेख से हमें सती प्रथा के विषय में जानकारी मिलती है। अब आइए, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख कहाँ है? पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक। यह किस भाषा में अभिलेख लिखा गया है? संस्कृत। इस अभिलेख की रचना किसने किया था? रवि कीर्ति नामक विद्वान। और इसी अभिलेख से पता चलता है हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध के बारे में। कौशाम्बी स्तंभ अभिलेख को हम किस नाम जानते हैं? देखिए यहाँ पर, कौशाम्बी स्तंभ अभिलेख को हम प्रयाग स्तंभ अभिलेख एवं रानी के स्तंभ अभिलेख, रानी के स्तंभ अभिलेख के नाम से जानते हैं।
और इस स्तंभ अभिलेख में अशोक की एकमात्र रानी के विषय में जानकारी मिलती है। उसका क्या नाम है? कारूबाकी। इससे लगता है कि अशोक अपनी रानी से काफी प्रभावित था। अब यहां पर देखिए, शैलेंद्र शासकों के साम्राज्य को किस चोल राजा ने समुद्री मार्ग भेजकर विजित किया था? राजेंद्र प्रथम। चोल राजवंश की स्थापना कौन किया था? विजयालय। चोल राजवंश का संस्थापक, चोल राजवंश का संस्थापक राजराज प्रथम। ये कौन है? चोल राजवंश का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगा घाटी के मैदानी क्षेत्रों में सफल नौसैनिक अभियान करके गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की एवं गंगैकोंड चोलपुरम नामक नगर का निर्माण कराया था। नगर का निर्माण कराया था। आइए देखो, किस स्तूप के निर्माण से सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था? तो कौन है? तो अमरावती का स्तूप। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। सारनाथ तो कहाँ? उत्तर यूपी, बनारस। सांची का स्तूप कहाँ? एमपी। सबसे बड़ा स्तूप, यह सबसे बड़ा स्तूप है। देखिए, वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया था, उसका नाम क्या? गुआंग नामक ज्ञान। सही आंसर ये होता है। देखिए यहाँ पर 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था? कौन सा वंश शासन किया था? तो खिलजी राजवंश। अब खिलजी राजवंश की जब हम बात करते हैं तो फिर हम देखते क्या है, फिर तुगलक राजवंश का शासनकाल किया था। देखिए यहाँ पर तुगलक राजवंश शासनकाल कितना? 1320 से 1414 ईस्वी। आइए, सैयद वंश, इसका शासन 1414 से 1451 ईस्वी। उसके बाद कौन? लोधी राजवंश, इसका 1451 से लेकर 1526 ईस्वी। क्लियर? आइए, धर्म सुधार का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो मार्टिन लूथर कहाँ का था? जर्मनी का। और जर्मनी के एकीकरण का श्रेय बिस्मार्क को जाता है।
देखो 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किसके बीच युद्ध चलता रहा? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। और इस युद्ध को 100 वर्षीय युद्ध कहते हैं। इसे हम 100 वर्षीय युद्ध के नाम जानते हैं। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध का समय क्या है? 1756 से लेकर 1763 ईस्वी। और इस सप्तवर्षीय युद्ध का अंत किस संधि के तहत हुई थी? पेरिस की संधि। पेरिस की संधि। और ये संधि कब हुई थी? 1763 ईस्वी। चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? क्वीन शी हुआंग। ये कौन था? चीन का प्रथम सम्राट। चीन का प्रथम सम्राट। यह था चीन का प्रथम सम्राट। यही निर्माण कराया था दीवार का। मध्यकालीन फ्रांस में 3 वर्ग क्या थे? पादरी, कुलीन और किसान। फ्रांस के समाज को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम स्टेट। इसमें कौन आता है? कुलीन वर्ग। इसमें आता है पादरी वर्ग। द्वितीय स्टेट। इसमें कौन आता है? कुलीन वर्ग। तृतीय स्टेट। इसमें कौन आता है? पादरी और कुलीन को छोड़कर शेष जनता, जिसमें किसान भी आ जाएगा। जिसमें किसान भी आ जाएगा। देखिए, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म के सिद्धांत के प्रचार के लिए पाली भाषा को अपनाया गया था। गलत है। पाली भाषा नहीं, प्राकृत भाषा को अपनाया गया था। अधिकांश जैन धर्म से जुड़े साहित्य की रचना अर्धमगधी भाषा में किया गया था। सही है। 6ठी शताब्दी पाटलिपुत्र में जैन ग्रंथों को संकलन का काम किया गया था। पाटलिपुत्र में नहीं, पाटलिपुत्र में नहीं किया गया था। वल्लभी में किया गया था। और वल्लभी कहाँ है? गुजरात। जैन धर्मावलंबियों ने कन्नड़ भाषा के विकास में पर्याप्त योगदान दिया। सही है। तो कौन सा कथन सही है? तो 2 और 4 सही है। तो 2 और 4 किस में है? सी होगा। बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4 SST प्लस GS पसंद है? लो। नहीं पसंद है मत लो। 20 बार क्या बोले हम? सर चार्ल्स विल्किंसन निम्नलिखित में से किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध है? भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद। याद रखना है। किसके समय यह अनुवाद हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स समय में। वारेन हेस्टिंग्स समय में। ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स समय में क्या? तो जोनाथन डंकन ने बनारस में क्या किया था? संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। वारेन हेस्टिंग्स समय में कब? 1781 ईस्वी में। कहाँ? कोलकाता में। क्या हुआ था? एक मदरसा की स्थापना की गई थी। वह क्रांतिकारी नेता कौन था जिसने क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता में सुधार किया था? तो फिदेल कास्ट्रो था। निम्नलिखित किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके? तो बाबर इब्राहिम लोदी के बीच। द्वितीय युद्ध, ये गलत है।
हल्दी घाटी युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर, ये सही है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556। किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। और यह अभियान कब आयोजित किया गया था? 1225। बिहार का पहला सूबेदार किसको बनाया था? इल्तुतमिश। मलिक जानी को। मलिक जानी को। ऐबक का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा का स्वामी। ये होता है चंद्रमा का स्वामी। ऐबक का अर्थ होता है। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन बलबन। बलबन। महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति का विकास मुख्यतः परवरा नदी के किनारे हुई थी। सही है। जोरवे संस्कृति का विकास 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1800 ईस्वी पूर्व के बाद हुआ था, यानी 1400 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व। इस संस्कृति पर दक्षिण के नवपाषाण संस्कृति तत्व भी विद्यमान पाए गए। ये सही है। जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन है? ये गलत है। कौन है? इनाम गांव। तो यहाँ सही कर रहा है, तो इसका 1 और 3 होगा। 1 3 किस में है? 1 सी बी। आइए 6 में कश्मीर घाटी का अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह बख्श, जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निवासित किया, दफन है कहाँ? नालंदा में। नालंदा। पाटलिपुत्र को पटना के नाम से कब बसाया गया था? 1541 ईस्वी में। कौन बसाया था? शेर शाह। राजगीर का निर्माण करने वाला महान वास्तुकार कौन था? महागोविंद। महागोविंद ने राजगीर का निर्माण किसके समय में किया था? बिंबिसार। बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? हर्यक राजवंश। हर्यक राजवंश। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग प्रभावित रहा? मुंगेर। इसका सही आंसर बी होगा। बी। 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल का फूल। कमल का फूल एवं चपातियां। 1857 विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामस्टन। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू। सही होगा। संथाल विद्रोह कब समय है? 1855 से 1856। बिरसा मुंडा को किस नाम जानते हैं? इसे धरती आवा। धरती आवा। मुंडा विद्रोह का समय क्या है? 1899 से 1900 ईस्वी। मुंडा विद्रोह किस नाम जानते हैं? उलगुलान विद्रोह। उलगुलान विद्रोह के नाम जानते हैं। बिहार में विभिन्न स्थानों पर किसने क्रांतिकारी भाषण दिया? स्वामी सत्यदेव ने। दानापुर की सैनिकों ने कब अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था? 25 जुलाई 1857 को। 25 जुलाई 1857 ईस्वी को।
1857 के विद्रोह में याद रखना है, जमींदार, साहूकार एवं कृषक ने भाग नहीं लिया था। 1857 के विद्रोह व भारतीय सेना को पुनर्गठित करने के लिए पील आयोग का गठन किया गया था। पील आयोग का गठन, ठीक है। आज यहीं तक रहता है आपका, ठीक ना। और फिर आप मिलते हैं, कल मिलते हैं हम। बढ़िया से पढ़ना है। जवान कोई दिक्कत होगा तो बोलना है, हर कदम पर साथ हैं। याद रखना, जीवन में किसी को सम्मान दो, जैसा फेंकेगा वैसा मिलेगा। जीवन में किसी को अपमान, मौका मिले तो अपमान मत करो, किसी को सम्मान दो। सम्मान दोगे तो तुम्हें भी सम्मान मिलेगा। किसी को रुलाकर क्या मिलेगा तुमको? अगर तुम किसी को हंसा नहीं सकते हो तो उसे रुलाओ मत।